बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फ़िज़िक्स की क्लास में आपको खुशामदीद। फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 11 हीट के हमने 3 न्यूमेरिकल्स लास्ट क्लास में किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं, चौथे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चौथा न्यूमेरिकल आपके सामने मौजूद है, ये वाला जी। इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले एक तो याद रखिएगा, फार्मूलेज आपके पास बहुत सारे हैं। दूसरा, कल यूनिट्स के मामलात में भी हमने बताया था आपको कि जिन फार्मूलों में डेल्टा टी होगा, या जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन के फार्मूले होते हैं उसमें डेल्टा टी होता है, और स्पेसिफिक हीट के जो फार्मूले होते हैं उसमें डेल्टा टी होता है, और डेल्टा एल होता है थर्मल एक्सपेंशन में। तो जिन फार्मूले में डेल्टा होता है उसमें हम चेंज नहीं करते यूनिट्स को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप चेंज कर भी देंगे तो भी गलत नहीं होगा। अगर आपने जैसे मिसाल के तौर पे थर्मल एक्सपेंशन का न्यूमेरिकल है, या आपके पास स्पेसिफिक हीट का न्यूमेरिकल है, आप उसमें टेम्परेचर चेंज कर देंगे तब भी आपका डेल्टा टी सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप यूनिट कन्वर्ट करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि जो गैस लॉस वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं, यानी P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, या जनरल गैस इक्वेशन जो है PV इज इक्वल टू nRT। अब ये वाले जो होते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, इसमें उसूलन हमें यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं करना होता। बस इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि हमारे पास अगर दोनों प्रेशर हैं वो दोनों एक ही यूनिट में होनी चाहिए, दोनों वॉल्यूम सेम यूनिट में होने चाहिए, दोनों टेम्परेचर सेम यूनिट में होने चाहिए, भले वो स्टैंडर्ड हो या भले वो स्टैंडर्ड ना हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक्स होते हैं ये केमिस्ट्री में भी होते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं। केमिस्ट्री में हम छोटे यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स में हम स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग यूनिट्स होते हैं, तो इसलिए हम कन्वर्जेंस में नहीं जाते इस वाले न्यूमेरिकल्स की। बस हम ये मेक श्योर करते हैं कि जी अगर प्रेशर एक तरफ आपको एटीएम में दिया हुआ है तो दूसरी तरफ भी आपका प्रेशर एटीएम में होना चाहिए, या अगर पास्कल में दिया हुआ है तो पास्कल में होना चाहिए, या किसी भी यूनिट में एम जी मर्क्यूरी में यूनिट दिया हुआ है तो मर्क्यूरी में होना चाहिए। तो हम यूनिट्स को चेंज तो नहीं करते, लेकिन आपने देखा कल की क्लास में कि जो टेम्परेचर है आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल सॉल्व हुए हैं उसमें टेम्परेचर चेंज किया हुआ है। टेम्परेचर आपके पास दोनों टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हुए थे, हमारे पास सेम यूनिट थे दोनों साइड पे, हमें कन्वर्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन बुक में क्या हुआ है जी, इसको कन्वर्ट किया हुआ है 273 ऐड करके, और फिर ये जो आता है टेम्परेचर ये आता है केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसलिए हम ये करेंगे कि फिर चले हम टेम्परेचर को सिर्फ जो है इन न्यूमेरिकल्स में टेम्परेचर को चेंज कर देंगे। बात एक ही है, क्योंकि आप अगर एक टेम्परेचर को केल्विन में लाओगे दूसरा भी केल्विन में ले आओगे, वही बात, दोनों यूनिट सेम होगा। तो इस वाले न्यूमेरिकल्स में हम सिर्फ टेम्परेचर को केल्विन में ले आया करेंगे। बाकी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसमें हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स रखने होंगे। इसमें हमारे पास प्रेशर पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, आर तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.314, और टेम्परेचर केल्विन में चाहिए। तो अगर गलत यूनिट्स में होगा तो हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो ये कन्वर्जन के हवाले से कुछ बात रिवाइज कर ली हमने कल से रिलेटेड जो थी। अब हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं जी। कल की क्लास में हमने गालिबन 3 न्यूमेरिकल्स किए थे जी। अब हम चौथा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जी। चौथा न्यूमेरिकल देखें जी, आपके सामने लिखा हुआ है, इफ आ गिवन मास ऑफ अ गैस हैज अ वॉल्यूम 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 30 किलो पास्कल। अगर आपके पास एक गैस है, कह रहे हैं जी कि एक गैस है जी, इसका एक मास है, कितना मास है नहीं दिया हुआ। आपके पास एक गैस है, उसका वॉल्यूम जो है वो कितना दिया हुआ है आपको, ये उसका वॉल्यूम दिया हुआ 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, और उसका जो प्रेशर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 30 किलो पास्कल। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या होगा इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज टू 50 किलो पास्कल। अगर आप गैस के प्रेशर को 50 किलो पास्कल तक पहुंचा दें, उसका प्रेशर इंक्रीज कर दें, तो फिर आपका वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ये भी आपको याद आइडिया हो गया होगा कि दो वॉल्यूम है, दो प्रेशर है, यानी ये वो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, आपके पास एक इनिशियल प्रेशर है, एक इनिशियल वॉल्यूम है, उसके बाद आपके पास फाइनल प्रेशर है और आपको फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है। तो दो प्रेशर है, दो वॉल्यूम है, लिहाजा ये उसी P1 V1 अपॉन T1 का हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर 1 हो या 2 हो एक ही जैसा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा।
यहाँ हम यूनिट को बस कन्वर्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको वह भी बता दिया, सिर्फ टेम्परेचर के यूनिट्स को हम जो है केल्विन में ले आएंगे क्योंकि बुक की डिमांड है। अदरवाइज अगर टेम्परेचर भी हमारा एक जैसे यूनिट में है तो हमें उसको भी कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। चलिए जी, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो गैस है उसका इनिशियल वॉल्यूम, जिसको मैं V1 कहूँगा, वो दिया हुआ है हमारे पास 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मीटर क्यूब इसका यूनिट है। और इनिशियली हमारे पास जो गैस का प्रेशर है वो है 30 किलो पास्कल। फिर हमसे कहा जाता है कि गैस के प्रेशर को हमने इंक्रीज करके पहुंचा दिया 50 किलो पास्कल, तो ये हो गया सेकंड प्रेशर P2। हमें बताना है इस प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि फाइनल वॉल्यूम, जिसको आप V2 कहोगे, ये आपको बताना है। जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि T1 T2 बराबर हैं, ये दोनों कोई चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर सेम है, लिहाजा हम टेम्परेचर को T से डिनोट करके कैंसिल कर देंगे। यूनिट, दोनों यूनिट देख लें जी, प्रेशर के सेम है, लिहाजा हम कन्वर्ट नहीं कर रहा है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जी, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब ये प्रेशर चूंकि सेम है, लिहाजा ये दोनों T के बराबर हो जाएंगे और ये कट जाएंगे। आपके पास इक्वेशन रिड्यूस हो गई जी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आपको V2 चाहिए जी, तो इस P को आप इधर लेकर आए, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, P1 V1 डिवाइडेड बाय P2, और ये आ जाएगा आपके पास V2। ये फॉर्मूला हो गया जी, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। अब हम इसमें वैल्यूज़ डालते हैं जी, V2 इज इक्वल टू, अब P1 है जी हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय V1 हमारे पास है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय P2 हमारे पास नीचे कितना है जी 50। अब इसको आप सॉल्व करें, ये जो नंबर्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। 30 को आप पहले 4.5 से मल्टीप्लाई करें, 30 को आपने मल्टीप्लाई किया 4.5 से, आंसर आता है 135, और फिर 135 को हम 50 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये जितने भी डेसिमल वाले नंबर थे इनको हमने सॉल्व कर दिया, 2.7 आ रहा है जी। बाकी मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 एज इट इज, ये आपका फाइनल वॉल्यूम हो गया, यूनिट होता है मीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, तो इजी न्यूमेरिकल था, आंसर आ रहा है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। प्रेशर आपने बढ़ाया है तो वॉल्यूम आप देख लें कम हो गया, 4.5 से 2.7 हो गया। बोयल्स लॉ, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है। अभी मैं इस न्यूमेरिकल को लिख रहा था तो मैंने देखा है कि इस न्यूमेरिकल में फालतू की बातें घुमाई भी बहुत है, नहीं तो ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए लिखा हुआ क्या है, अ बबल ऑफ एयर राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड। पॉन्ड कहते हैं जी एक पानी की बॉडी होती है, पानी होता है उसमें मौजूद, उसमें से एक बबल है, हवा का बबल, वो ऊपर जा रहा है। राइजेस फ्रॉम द बॉटम, पॉन्ड की जमीन से ऊपर की तरफ, टू द सरफेस, सरफेस की तरफ जा रहा है। जस्ट बिफोर द बबल रीचेस द सरफेस इट ब्रेक्स एंड द वॉल्यूम वॉज डबल टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे ही वो बबल एयर का सरफेस पे पहुंचता है तो वो बबल फट जाता है और बबल का जो वॉल्यूम है वो डबल हो गया। जाहिर बात है, आपने देखा होगा कि ये बबल है आपके पास, अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये हमारे पास पॉन्ड की सरफेस हो गई और ये पानी की सरफेस है। अब एक ये बबल है जी, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके जैसे ये सरफेस पे आता है तो ये बबल फट जाता है, और जब बबल फटेगा तो अंदर जो एयर है उस वो इर्द गिर्द फैलेगी, इर्द गिर्द फैलेगी, ये एयर जो अंदर उसके स्टोर थी वो इर्द गिर्द फैलेगी और एयर का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। देख लें, बढ़ जाता है। अभी वो खाली एक छोटे से बबल में सिमटी हुई है, जब बबल फट गया तो अब एयर जो है वो फैल गई तो वॉल्यूम बढ़ गया। कितना बढ़ गया? डबल हो गया जी, ये लिखा हुआ डबल टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। द वाटर हैज अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर फिक्स है, एक ही जैसा है, एंड इट्स डेंसिटी इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और पानी की जो डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगाया जा रहा है वो है 10⁻⁻5। एस्टिमेट द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड की गहराई मालूम करनी है। ठीक है, इस सवाल में आपसे क्या रहे हैं, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि एक बबल है जी आपके पास हवा का, जो आपकी पॉन्ड की बॉटम से सरफेस की तरफ जा रहा है। जैसे वो सरफेस पे जाता है वो फट जाता है, अंदर जो एयर कैद हुई हुई है वो रिलीज हो जाती है और एयर का वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया? डबल। वॉल्यूम वॉज डबल टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम बढ़ गया। अब पानी का जो टेम्परेचर है वो एक ही जैसा है, पानी की जो डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है।
हवा जो प्रेशर लगा रही है वो 10⁻⁵ है। आपको पॉन्ड की डेप्थ बतानी है। यहाँ आपको नजर आ रहा है जी कि आप इस बबल को एक बॉडी समझ लें। ये जो बबल है ये कोई बॉडी है, जैसे कोई सिलेंडर हो गया, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट लगा लें इसको अगर आप, तो अगर ये लिक्विड में ट्रेवल कर रहा है तो इस पे अप्लाई होगा प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या अप्लाई होगा इस पे? प्रेशर ऑफ लिक्विड, जिसका आपने फॉर्मूला ड्राइव भी किया है बकायदा। तो चूंकि ये बबल जो है इट इज अ बॉडी, ये एक बॉडी है जो कि पानी के अंदर ट्रैवल कर रही है। पानी के अंदर जब कोई ट्रैवल करता है ऑब्जेक्ट, तो उस पर जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं प्रेशर ऑफ लिक्विड, जिसका फॉर्मूला होता है प्रेशर का जो हमने ड्राइव किया था रू जी एच। रू से मुराद होती है डेंसिटी, जी से मुराद होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी 9.8, और एच से मुराद होता है कि ये कितना डिस्टेंस तय किया गया है। यहाँ पे कितना डिस्टेंस तय किया जी? बॉटम से सरफेस पर जा रहा है, इसका मतलब है इस पॉन्ड की गहराई, ये आपको मालूम करनी है एच। ठीक है, तो आपको ये एच मालूम करना है, जो कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जब पानी के अंदर मूव करता है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये होता है एच। अब यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बॉटम से टॉप पर जा रहा है, यानी कि उसने पूरे पॉन्ड की गहराई को कवर कर लिया, यानी ये जो एच है ये आपकी डेप्थ के बराबर हो जाती है। तो आपको ये एच मालूम करना है जो कि आपकी पॉन्ड की गहराई हो जाती है। अच्छा, अब सरफेस पे आता है ये बबल, जरा इस मामले को देखिएगा जरा। सरफेस पे जब ये बबल आएगा, ये सरफेस पे जब बबल आएगा, हवा इस पे प्रेशर अप्लाई करेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हो 10⁻⁵, और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये बराबर होगा किसके? जो प्रेशर लिक्विड अप्लाई कर रहा होगा। तो प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा? 10⁻⁵। तो जैसे ही ये बबल हवा में आया, आपको पता है जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कोई दूसरा प्रेशर बैलेंस कर देता है। तो जैसे ही ये आपका बबल जो है प्रेशर की वजह से ऊपर आ रहा था, प्रेशर ऑफ लिक्विड की वजह से ये ऊपर आ रहा था, जैसे ही हवा के पास आया तो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने आपके प्रेशर ऑफ लिक्विड को बैलेंस कर दिया। तो आपको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है एक्चुअल में वो प्रेशर ऑफ लिक्विड भी है, इतना ही प्रेशर लिक्विड अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो अब इस न्यूमेरिकल में बाकी सारी बातें बेकार हैं। बबल का फटना, इस टेम्परेचर उसका फिक्स है, और जो उसका वॉल्यूम डबल हो रहा है, इन सब की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब तक हमने क्या डेटा इकट्ठा किया जी कि हमें जो है डेप्थ मालूम करनी है पॉन्ड की, जो कि प्रेशर ऑफ लिक्विड के फॉर्मूले में एच से डिनोट किया जाता है। डेंसिटी चाहिए होती है आपको प्रेशर इन लिक्विड के फॉर्मूले में, जो कि आपको दी हुई है। पानी की डेंसिटी दी हुई है आपको सवाल में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्रेशर चाहिए होता है आपको फॉर्मूले के अंदर। प्रेशर आपको जो है मैंने आपको बताया, जो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10⁵, इतना ही प्रेशर लिक्विड अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है जी, आपको अब फॉर्मूले की हर चीज़ पता चल गई। जी आपको पता है जी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब प्रेशर ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला लें जी, P इज इक्वल टू रू जी एच। एच मालूम करना है, बाकी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, प्रेशर के पास डिवाइड हो जाएंगी। तो प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी और जी, वैल्यूज डालें। प्रेशर आपके पास है 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपके पास है, सॉरी उल्टा लिख दिया, प्रेशर नहीं है ये P, और उसमें ये P जो है ना, ये प्रेशर है, और ये जो है ना इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये डेंसिटी है। ठीक है, तो ऊपर हमें प्रेशर की वैल्यू लिखनी है विच इज़ 10⁻⁵। नीचे हमें डेंसिटी लिखनी है विच इज़ 10⁻, इसको अगर आप 10 में लिखोगे तो 10⁻³ हो जाएगा। तो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 9.8। क्या चले पहले इसको 10⁻³ नहीं करते, 9.8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8, सॉल्व करते हैं जी। 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय, अब 9.8 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 9800। अच्छा, अभी मेरी बुक में नज़र पड़ी है, ये माइनस नहीं है प्रेशर जी, प्लस का है। ठीक है, ये प्रेशर जो है ये माइनस नहीं है जी, प्लस का है। ठीक है, तो इसको प्लस कर लेगा, ये प्लस है। ठीक है जी, +5। अच्छा जी, आपने 1000 को 9.8 से मल्टीप्लाई किया, 9800 हो गया। और 10⁵ का मतलब होता है आप एक के साथ 5 0 लगा दें। आप चाहे तो उसको सॉल्व कर दें। 10⁵ का मतलब होता है 10 को 5 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करो। जब 10 को 5 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करोगे 10,000 आएगा।
अब आप 10,000 को 9,800 से डिवाइड करें, इसको हम कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा 10.2 मीटर आपको डेप्थ मालूम हो गई, एच। तो आपने देखा इसमें आपको फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है जी, हाँ मखा इस न्यूमेरिकल को बड़ा किया हुआ है कि जी वो एक बबल है और ऊपर जा रहा है सरफेस पे जाके वो फट रहा है, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का हमें जिक्र ही नहीं कर रहे, बेकार है वॉल्यूम का कि जी उसका वॉल्यूम डबल हो गया। इसका क्या फायदा है, डबल क्यों हो रहा है जी, क्योंकि आपका ऊपर जैसे ही जा रहा है ना तो आपकी हाइट कम होती जा रही है, ठीक है। जैसे ये ऊपर जा रहा है, चूंकि हाइट कम होती जा रही है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से बोयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसलिए बबल पे प्रेशर बनता जा रहा है और एंड में जाके वो फट रहा है। तो इसका कोई न्यूमेरिकल से ताल्लुक नहीं बनता उसूलन तो, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन नंबर 5, इजी न्यूमेरिकल था, इसको बड़ा कर रखा था हमने, इसको सॉल्व कर दिया। अब हम अगले न्यूमेरिकल पे जाते हैं, अब वो हमें लिखना पड़ेगा जी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम उतार लेते हैं पहले बुक से। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जी, आपको पता है इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो बिजली से चलती है और पानी वगैरह गर्म किया जाता है उसमें, तो उसकी बात हो रही है। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर है 500 वॉट, ये उसकी पावर दे दी, रेजिस बढ़ा रहा है क्या चीज़, द टेम्परेचर ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड, 4 किलोग्राम एक लिक्विड उसके अंदर डला हुआ है, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ऑफ अ लिक्विड, फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा दिया इन 100 सेकेंड, 100 सेकेंड्स के अंदर। दो बातें आपको मालूम करनी है, नंबर 1 हीट कैपेसिटी मालूम करनी है ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, ये इस लिक्विड की आपको हीट कैपेसिटी मालूम करनी है, और दूसरी बात मालूम करनी है आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड, उसी लिक्विड की आपको हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों मालूम करनी है, ठीक है, ऑफ लिक्विड। ये आपके पास न्यूमेरिकल है, आइडिया हो गया होगा, हीट कैपेसिटी से इसका ताल्लुक है। अब हीट कैपेसिटी से इसका ताल्लुक है, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और स्पेसिफिक हीट का होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। डेल्टा टी आ रहा है जी, लिहाजा आपकी मर्जी है जी, इस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दें उसके बाद डेल्टा टी निकालें, या डायरेक्ट निकाल दें, एक ही आंसर आएगा 5, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, इसमें आप कन्वर्जन करें ना करें, मर्जी है इस सबको यूज। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में आपसे क्या कह रहे हैं जी, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पावर दिया हुआ है आपको 500 वॉट, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पावर आपको दिया हुआ है 500 वॉट का, रेजिस द टेम्परेचर ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड, उसके अंदर आपने एक 4 किलोग्राम लिक्विड जैसे कि मिसाल के तौर पे पानी भर रखा है, तो मास आपके पास जो लिक्विड का है वो है 4 किलोग्राम। अब एक इलेक्ट्रिक हीटर है, 500 वॉट पावर है उसकी, 4 किलोग्राम का पानी आपने उसमें रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक हीटर उसका टेम्परेचर रेस करता है फ्रॉम 10 डिग्री टू 15 डिग्री, 10 डिग्री से 15 डिग्री तक उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो T1 आपके पास यानी शुरू का टेम्परेचर इनिशियल 10 हो गया, और T2 जो है आपके पास वो हो गया 50। अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो 273 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 283 केल्विन। इसी तरह इसमें भी आप 273 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 से 7 8 288 केल्विन। अब भी डिफरेंस जो है देख लें 5 आ रहा है, और 100 सेकंड का टाइम लगाता है जी, तो स्मॉल टी यानी टाइम जो है वो आपके पास 100 सेकंड हो गया। दो चीज़ें आपको मालूम करनी है, पहली आपको हीट कैपेसिटी मालूम करनी है, और दूसरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको मालूम करनी है। तो स्पेसिफिक हीट में मैंने 12 लगा दिया, ठीक है। तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है 500 वॉट का, आप उसमें 4 किलोग्राम पानी को रखते हैं, पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 सेकंड के अंदर आपके ये इलेक्ट्रिक हीटर पानी के टेम्परेचर को 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देता है। आपको बताना है कि ये जो अंदर लिक्विड भर रखा है आपने, पानी जिसको मैं कह रहा हूँ
फिलहाल तो मैं उसको पानी कह रहा हूँ। तो ये जो आपने लिक्विड भर रखा है अंदर, आपको इसकी क्या बताना है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी दोनों। अच्छा, अगर आप हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब हो गया चेंज इन टेम्परेचर, जो कि आप निकाल लोगे। डेल्टा क्यू चाहिए, नहीं दिया अब आपको, कितनी हीट लग गई पानी में वो नहीं दी गई। इसी तरीके से अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना चाहो तो उसमें भी आपको डेल्टा क्यू चाहिए होगा। बाकी मास और चेंज इन टेम्परेचर आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, हीट हीट निकालेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम चले, पहले तो डेल्टा टी निकाल लेते हैं। डेल्टा टी आप निकालते हो कैसे, T2 माइनस T1। T2 आपके पास है 288 माइनस T1 आपके पास है 283। डेल्टा टी आपके पास आ गया 5 केल्विन। ये लेंगे, डेल्टा टी निकाल लिया। अब आपने देखा, अभी दोनों फॉर्मूले आपने देखे, आपको हीट कैपेसिटी चाहिए हो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए हो, आपको उसके लिए चाहिए होगा सबसे पहले ये है जी हीट। आप पानी गर्म कर रहे हो, आप पानी के टेम्परेचर को बढ़ाकर 10 से 15 लेकर जा रहे हो, जाहिर बात है हीट दोगे। हम जानते हैं हीट इंक्रीज द टेम्परेचर, हीट जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। तो अगर आप पानी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, आपको हीट चाहिए, ये है जी वो हीट, इसको आप डेल्टा क्यू से डिनोट करते हो। अब आप ये भी जानते हैं जी, एनर्जी का चैप्टर पढ़े हुए हैं कि ये जो एनर्जीज होती हैं, जो एनर्जीज होती है, इट इज इक्वल टू वर्क। ये हमने पढ़ा है काफ़ी डिटेल में वर्क के अंदर, कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी देते हो तो वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जो वर्क हो रहा है वो कन्वर्ट हो जाता है वापस एनर्जी के अंदर। तो एनर्जी वर्क के बराबर होती है। आप वर्क निकाल लो, एनर्जी उतनी होगी, या आपको एनर्जी चाहिए तो आप वर्क निकाल लो, बात एक ही है। और ये जो हीट होती है, ये भी एक एनर्जी है। डेल्टा क्यू क्या है, हीट, और वो क्या होती है, एक एनर्जी है। लिहाजा अगर आपको डेल्टा क्यू चाहिए, सीधी सी बात है, आप वर्क निकाल लो। सही कह रहा हूँ ना, आप वर्क निकाल लोगे, वही वर्क जो है इसकी ऑब्जेक्ट के अंदर, पानी के अंदर, उसकी हीट एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा। यानी आपका ये जो कैटल है, ये जो आपका कैटल है, पानी को गर्म करने के लिए ये क्या करेगा, उसके अंदर वर्क करेगा, और ये वर्क उस पानी के अंदर स्टोर होकर उसकी कौन सी एनर्जी बन रहा होगा, डेल्टा क्यू। तो बस हम ये वर्क निकाल लेंगे, सीधा सीधा हमें क्यू पता चल जाएगा। तो हम वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ वर्क को मैं हीट कह रहा हूँ, लिहाजा पावर का फॉर्मूला हो गया हीट डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर और टाइम को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको अमाउंट ऑफ हीट पता चल जाएगा। पावर कितनी है 500, टाइम कितना है 100 सेकेंड, तो हीट कितनी हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 50,000 जूल। ये आपके पास हीट आ गई हीट, 50,000 जूल इज द हीट। अब आप स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तब हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लेते हैं जी, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हीट कितनी है जी 50,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर 5। हीट कैपेसिटी हो गई जी 10,000, और इसका यूनिट होता है जूल्स पर केल्विन। इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। वैल्यूज डालते हैं, डेल्टा क्यू 50,000 है, मास आपके पास है पानी का 4 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर है 5। नीचे की दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो 4 5 20। अब आप इसको डिवाइड करें तो देखिए 0 से 0 कट गया, 5000 को 2 से डिवाइड करें 2500। इसका यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये आपके पास स्पेसिफिक हीट, तो ये हीट कैपेसिटी आ गई, ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई। तो मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं था, सिर्फ आपको हीट चाहिए। और इस न्यूमेरिकल में हीट के लिए हमने क्या करा, हमने कहा जी कि हमारा जो कैटल है ये पानी पे कितना वर्क करेगा वो कैलकुलेट करते हैं। पावर के फॉर्मूले से हमने वो वर्क कैलकुलेट कर लिया, और हम जानते हैं कि ये जो वर्क हुआ है पानी में, ये उसकी एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा। इस सिचुएशन में कौन सी एनर्जी होगी, हीट एनर्जी। लिहाजा वर्क इज इक्वल टू हीट। तो ये हो गया आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 6। नाउ मूव ऑन, न्यूमेरिकल नंबर 7 देखते हैं। अब हम, कोई सवाल हो तो बेटा माइक खुला हुआ है, पूछ लिएगा जब भी हो। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 7 लिख रहे हैं जी, 2 किलो वॉट, किलो है जी, इसको वॉट में लाना होगा, ठीक है। 2 किलो वॉट स्टील
कैटल, अगेन एक कैटल का न्यूमेरिकल आ गया जी। एक 2 किलोवाट, अच्छा किलोवाट पावर है ये, ऑफ इलेक्ट्रिक स्टील कैटल ऑफ मास। अब कैटल का मास आपको दिया हुआ है 1 किलोग्राम, कंटेन 1.5 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थोड़ा टेढ़ा है। What is the time? What is the time taken to boil the water? To boil the water if specific heat capacity of steel is 460 joules per kilogram centigrade and that of water, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दीजिए 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है जी, ये आपके पास न्यूमेरिकल है। ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ये थोड़ा सा मामला पेचीदा हो जाएगा जी। इसमें थोड़ा सा देखते हैं कौन से। इसमें कह रहे हैं जी एक 2 किलोवाट स्टील कैटल है, एक कैटल है अगेन दोबारा, और उसका पावर है आपके पास 2 किलोवाट। उस कैटल का मास आपके पास है 1 किलोग्राम, यानी उस कैटल का वजन जो है वो 1 किलोग्राम है, कंटेनिंग 1.5 किलोग्राम ऑफ वाटर। उस कैटल के अंदर 1.5 किलो आपने पानी रखा हुआ है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है। ये सारी इनिशियल कंडीशन हो गई। ये आपके पास एक कैटल है जी, इस कैटल का मास जो है वो आपके पास कितना है 1 kg। इसके अंदर जो आपने पानी भर रखा है उसका मास है 1.5 kg, और पानी का जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द टाइम टेकिंग टू बॉयल द वाटर? इस पानी को बॉयल करने में कितना टाइम लगेगा? और जब आप बॉयल करते हो पानी का टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T2 आपको दिया हुआ नहीं है, वो आप वैसे ही अंदाज़ा लगा लोगे कि बॉयल कर रहे हो आप पानी, तो बॉयल कब होता है पानी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का? 100 डिग्री। तो T2 आपके पास 100 है, और दोनों मटेरियल्स की यानी स्टील की और वाटर की आपको स्पेसिफिक हीट दी हुई है। तो पहले डेटा बना लेते हैं जी इसका। डेटा में हमारे पास सबसे पहले ये क्या चीज़ है जी, ये पावर है। कैटल की पावर हमारे पास है 2 किलोवाट। इसको सही कर लेते हैं यूनिट इसका। किलोवाट है जी, किलो को वाट में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करें आप, पावर आपके पास आ गई 2000 वाट। ये आपके पास पावर आ गई। ठीक है जी, ये पावर हो गई एक चीज़। उसके बाद ये जो मास दिया हुआ है आपको, ये कैटल का मास है, इसको आप M1 कह लेते हैं। कैटल का मास कितना है जी 1 किलोग्राम, जबकि पानी का मास आपके पास है 1.5, तो इसको आप M2 कह लें। 1.5 किलोग्राम। पानी का शुरू का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉयल किया है आपने उसको, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने उसका टेम्परेचर पहुंचा दिया। ठीक है जी, ये आपने उसका टेम्परेचर कर दिया। आपको बताना है कि कितना टाइम लगा है इसको गर्म करने में। पानी की और दोनों की आपको स्पेसिफिक हीट दी हुई है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ, मैं एस लिख देता हूँ छोटा, स्टील का। स्टील की स्पेसिफिक हीट है 460 जूल्स पर किलोग्राम सेंटीग्रेड, और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो है जी 200 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। ये डेटा है, दोबारा देख लिएगा जी। आपके पास कैटल की पावर है जी 2000 वाट, कैटल का मास है 1 किलोग्राम। उस कैटल के अंदर आपने पानी भर रखा है 1.5 किलोग्राम का, ये मास 2 हो गया। पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री है, ये T1।
पानी को जब आप गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर 100 हो जाता है, तो ये T2 टाइम आपको बताना है कितना लग रहा है, और दोनों की स्पेसिफिक हीट आपको दी हुई है। पहली बात, स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मायने नहीं रखता। आपको देख लो ना, एक स्पेसिफिक हीट में आपको डेल्टा टेम्परेचर का यूनिट सेंटीग्रेड दिया हुआ है, एक में केल्विन दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा टी आता है जी इस फॉर्मूले में, लिहाजा डेल्टा टी के लिए आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो डेल्टा टी तो आप पहले निकाल लें, क्योंकि आपको पता है ज़रूरत पड़ेगी। डेल्टा टी हो जाएगा जी T2 माइनस T1। T2 आपके पास है 100 माइनस T1 है 30। आपने चेंज ऑफ टेम्परेचर किया है जी 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आ गया आपके पास डेल्टा टी आ गया। अच्छा, अब मामला इसका ज़रा फिजिक्स समझते हैं। पहले इसकी फिजिक्स समझेंगे, उसके बाद जाकर के इसको सॉल्व कर पाएंगे। मामला क्या है जी, आपके पास ये कैटल है जी। अब कैटल तो ऐसा शेप का नहीं होता, लेकिन लगा लें, ये कैटल है और इसके अंदर आपने पानी भर रखा है, क्या आपने पानी भर रखा है। अब जब आप इसके नीचे चूल्हा लगाओगे, आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे, तो दो चीज़ों को हीट प्रोवाइड कर रहे हो आप, एक स्टील को और एक पानी को। दो चीज़ों को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, एक स्टील को एक पानी को। तो आप ये जो हीट प्रोवाइड कर रहे हो, इसमें से एक हीट जा रही है जिसको आप Q1 कह लो स्टील को, और एक हीट जा रही है पानी के अंदर जिसको आप कहोगे Q2, ये पानी को हीट जा रही है। हमें ये दोनों हीट चाहिए होंगी, पहले हमें ये दोनों हीट चाहिए होंगी। तो जब आप केटल को गर्म करने के लिए उसके नीचे आग लगाओगे, तो आपकी वो हीट जो है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन 2 सेक्शंस कह लें आप। कुछ हीट जो है वो स्टील लेगी, स्टील गर्म हो जाएगा, और कुछ हीट जो है वो पानी को मिलना शुरू होगा, पानी गर्म होना शुरू होगा। स्टील जो है ज़रा जल्दी गर्म हो जाएगा, पानी जो है वो थोड़ा सा देर में गर्म होगा। तो फिर स्टील जो है गर्म होने के बाद कुछ हीट जो है वो पानी को देना शुरू कर देगा। ठीक है, अब आपको टाइम चाहिए। अब ज़रा इसकी, ये तो इसकी फिजिक्स हो गई। अब ज़रा स्ट्रेटजी देखते हैं। हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है जी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ये टाइम हमें चाहिए जी, ये मालूम करना है। पावर हमारे पास मौजूद है, हमें सबसे पहले ये वर्क कैलकुलेट करना होगा। ये वर्क कितना है, ये वर्क कैलकुलेट करना होगा। अब वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, इस बात कि आपका ये जो Q1 है ये बराबर होगा प्लस Q2, किसके बराबर होगा आपका वर्क? क्योंकि कैटल जितना भी वर्क करेगा वो एक तरफ से हीट ले रहा है, दूसरी तरफ को हीट दे रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा कैटल का? दोनों हीट को ऐड कर दो, कैटल की और वाटर की। तो दोनों हीट को आप, वाटर की और कैटल की हीट को ऐड करोगे, वर्क पता चल जाएगा। तो अब वर्क मालूम करने के लिए आपको ये दो हीट चाहिए, कैटल ने कितनी हीट ली और पानी ने कितनी हीट ली, और इन हीट को आप स्पेसिफिक हीट वाले फॉर्मूले से निकाल दोगे। तो स्ट्रेटजी समझिए आप। दोबारा देखते हैं स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, क्योंकि ये चीज़ अगर आप समझ गए न्यूमेरिकल में, बस फिर हमें कैलकुलेशन ही करनी है। तो हम सबसे पहले स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील, उसका फॉर्मूला यूज़ करके स्टील ने कितनी हीट ली ये मालूम करेंगे। फिर हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का फॉर्मूला यूज़ करके पानी ने कितनी हीट ली हम ये मालूम करेंगे। दोनों की हीट पता चल गई, यानी हमें ये पता चल गया टोटल हीट हमने कितनी दी है इस सिस्टम को। आप जो टोटल हीट दे रहे हो वो दो हिस्सों में जा रही है ना, एक कैटल को जा रही है और एक पानी को जा रही है। तो हमने क्या करा, हमने दोनों हीट निकाल ली। पहले हमने निकाली कि स्टील को कितनी हीट जाएगी Q1, पानी को कितनी हीट जाएगी Q2। अब इस दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे Q1 और Q2, ये आ जाएगा हमारे पास कि हमारे सिस्टम ने, ये कैटल और पानी का जो सिस्टम है, इसने टोटल हीट कितनी ली है। और आप जानते हैं कि टोटल हीट जो है वो एनर्जी है, एनर्जी को आप वर्क भी कह सकते हो, तो ये वर्क हो जाएगा। वर्क हमें पता चल जाएगा, पावर का फॉर्मूला यूज करके हम जो है वो टाइम निकालेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। लाओ इसको अब सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले डेल्टा टी तो हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं स्टील की। स्टील के मामले में स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होगा जी डेल्टा Q, और Q1 कहेंगे हम, स्टील की बात होगी, डिवाइडेड बाय M1 डेल्टा T। वैल्यूज डालते हैं जी, सी बल्कि इसको पहले करेक्ट कर लेते हैं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएंगे। तो डेल्टा Q1 का फॉर्मूला हो जाएगा C बार M1 डेल्टा T। अब स्टील का स्पेसिफिक हीट कितना है जी 460, मल्टीप्लाई बाय स्टील का मास कितना है 1, मल्टीप्लाई बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है 7। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, स्टील की आपको हीट पता चल गई कितनी ले रहा है।
मल्टीप्लाई करते हैं जी इसको ज़रा कैलकुलेटर से। 460 32,200 हीट जो है वो स्टील ने ले ली। चले जी स्टील की हीट हो गई। अब बात करते हैं पानी की। पानी ने कितनी हीट अब्जॉर्ब करी। पानी का स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लेते हैं, सी बार इज इक्वल टू डेल्टा Q2, क्योंकि हम पानी की बात कर रहे हैं, M2 डेल्टा T। करेक्ट करें इस फॉर्मूले को तो डेल्टा Q2 क्या हो जाएगा जी, सी बार M2 डेल्टा T। वैल्यूज डालते हैं जी। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जी 4200, मल्टीप्लाई बाय पानी का मास है 1.5, मल्टीप्लाई बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर है 7। इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा कि पानी ने कितनी हीट ली। तो 4200 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 70, ये हो गया 4,41,000। 4,41,000 ये आपके पास आ गई पानी की। तो आपने चूल्हा जो लगाया, आपके चूल्हे से जो टोटल हीट आ रही है वो दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। कुछ 32,200 जो है वो आपकी स्टील ले जाता है और 4,41,000 जूल जो है वो आपका पानी ले जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे टोटल हीट है कितनी। टोटल हीट कैसे निकालोगे आप, Q1 और Q2 दोनों को प्लस कर दो। Q1 आपके पास हो गया 32,200 प्लस Q2 आपके पास हो गया 441 और ये 3। टोटल हीट आपके पास कितनी आ गई जी, इन दोनों को ऐड कर लेगी 32,200 और 41,000, 4,41,000 को ऐड करो, 4,73,200, 473,200। दैट इज़ द टोटल हीट बाय द चूल्हा। ये आपकी टोटल हीट हो गई जो चूल्हे ने दी है। अभी हमने देखा कि जो आपकी हीट होती है, एनर्जी होती है, वही वर्क होता है जी। तो इसको आप वर्क भी कहते हैं। लिहाजा आपका वर्क कितना हो रहा है, 4,73,200। ये वर्क आ गया आपके पास। कैसा फनकारी से वर्क निकाला आपने। आपने देखा स्टील ने कितनी हीट एनर्जी ली, फिर आपने निकाला पानी ने कितनी एनर्जी ली, दोनों को ऐड किया तो आपको पता चल गया चूल्हे से आपने टोटल हीट कितनी समेट ली। और ये जो एनर्जी होती है हीट, ये वर्क के बराबर होता है, लिहाजा ये एनर्जी है, लिहाजा आपने इसको वर्क भी कह दिया। अब पावर का फॉर्मूला लें कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम चाहिए तो टाइम में इस फॉर्मूले को सेट करें, कन्वर्ट करें, T इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय पावर। W आपके पास है 473,200 डिवाइडेड बाय पावर कितनी है, 2000 वाट। 2000 से इसको आप डिवाइड करें, टाइम आपके पास आ जाएगा। ये 20 से 20 कैंसिल हो गए। उसके बाद अब आप इसको डिवाइड करेंगे जी, 4732 डिवाइडेड बाय 236.6 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा पानी जो है वो आपका गर्म हो जाएगा। ये आंसर। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है जी। तकरीबन हमने 4 से स्टार्ट किया थी, 4 5 6 7, 4 5 6 7 3 और एक 4 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए। थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे तो इसलिए आज के लिए हम इतना काफ़ी है। अब हमारे पास कितने रह गए जी न्यूमेरिकल, बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास 12 न्यूमेरिकल्स है बुक में। तो हमने कौन सा किया ये 7वां है ना, 8 9 10 11 12, 5 न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे। तो फिर हमारे न्यूमेरिकल्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे।